बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। सब मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस ये सीरीज सेकंड जो हमने एनएचएम स्टाफ नर्स जो अलग अलग स्टेट में एग्ज़ाम होने वाला है और एमपीसीएचओ के एग्ज़ाम के लिए बनाई है सीरीज़। सो आई होप आपके लिए वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें। तो जिन भी लोगों ने अभी रिसेंट में 2 फरवरी से है जो फॉर्म फिलअप होने वाले हैं एमपीसीएचओ के लिए, दोबारा वैकेंसी निकली हैं 3570 वैकेंसी हैं जो, तो उनमें सभी को यही डाउट है कि जो बीएससी नर्सिंग में या फिर जीएनएम वाले हैं 2020 के पहले के बैच वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उसमें 2 तरीके से वैकेंसी को बताया गया है। एक तो वो जिसमें सीसीएच सर्टिफिकेट लगना है, दैट मीन्स जिनकी बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर है या फिर सीसीएच सर्टिफिकेट है तो उनको डायरेक्ट रिक्रूट किया जाना है। और दूसरा है 6 महीने की ट्रेनिंग वाला, तो उसमें जो 2020 के पहले के बैच हैं जीएनएम, बीएएमएस, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। इवन फ्रेशर कैंडिडेट भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट उनके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और अदर स्टेट के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जो एमपीसीएचओ की रिसेंट में वैकेंसी निकाली गई है, बट आपके पास 1 मंथ का टाइम रहेगा आफ्टर सिलेक्शन के बाद, और आपको अपना रजिस्ट्रेशन है जो एमपी नर्सिंग काउंसिल के लिए ट्रांसफ़र कराना होगा। तो यहाँ पर सभी स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर 30+ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी है तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज दैट आर कॉज्ड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और ऑल एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंट होने वाली डिसीज़ हैं और उनका कॉजिटिव या फिर ट्रांसमिशन ऑफ रूट क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बाय स्नीजिंग, कफिंग या फिर किसी से बात करने के द्वारा, तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन के थ्रू होंगी, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा होंगी, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, वूफिंग कफ, डिप्थीरिया एंड पोलियो। तो मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, वूफिंग कफ जिसको हम पर्ट्यूसिस या फिर 100 डेज की खांसी भी कहते हैं, 100 दिन की खांसी, एंड डिप्थीरिया, ये तीनों सभी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू होने वाली प्रॉब्लम है और वैक्सीन के थ्रू इनको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। बट जो नहीं है वो है पोलियो, क्योंकि पोलियो का जो ट्रांसमिशन ऑफ रूट है वो क्या है, फीको ओरल रूट। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, डी, पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लड बॉर्न डिसीज, इनमें से कौन सी है जो ब्लड बॉर्न डिसीज है। ऑप्शन है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ब्लड बॉर्न डिसीज होगी जो हेपेटाइटिस ए एंड ई है, हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई, ये दोनों फीको ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। बट जो हेपेटाइटिस सी है इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस भी कहा जाता है क्योंकि ये जनरली ट्रांसफ्यूजन के टाइम पर ही होता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, बी, हेपेटाइटिस सी है जो क्या है, ब्लड बॉर्न डिसीज। नेक्स्ट इज, इन चिल्ड्रन विथ डायरिया द मेन एम ऑफ ओआरएस थेरेपी इज टू। तो बच्चों में डायरिया के लिए ओआरएस दिया जाता है तो उसका मेन एम क्या है, मेन उद्देश्य क्या है ओआरएस थेरेपी का। ऑप्शन है प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, रिड्यूस मॉर्टेलिटी, टू करेक्ट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएट, और डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो ओआरएस थेरेपी का जो मेन एम होता है बच्चों में या फिर बड़ों में दिया जाता है, तो ओआरएस का जो मेन एम होता है वो क्या होता है, डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करना, मॉर्टेलिटी को कम करना, और जो इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी हुई, डेफिसिट हुआ है, कम हुआ है, उसको क्या करना, उसका बैलेंस बनाना। तो इसके हिसाब से सही आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दी अबव। और एक क्वेश्चन और ओआरएस में से जनरली ये क्वेश्चन ये भी आता है कि ओआरएस के कंपोनेंट क्या हैं, और किसी एक को छोड़कर एक्सेप्ट करके क्वेश्चन आता है, तो ओआरएस के आप मेन कंपोनेंट हैं जो जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पर्सन विथ कोलेरा डायरिया अकर्स ड्यू टू अ टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय द वायरस ऑन मल्टीप्लिकेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, द टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय विब्रियो कोलेरा इज। तो इस क्वेश्चन में ही आपके 3 क्वेश्चन कवर अप हो जाते हैं। फर्स्ट कि कोलेरा किसके द्वारा होने वाली प्रॉब्लम है, तो कोलेरा है जो विब्रियो कोलेरा नाम के बैक्टीरिया के थ्रू होने वाली प्रॉब्लम है। और सेकंड, एक जनरली जो कोलेरा का एक सिम्टम और आपसे एग्जाम में आता है वो आता है राइस वाटर स्टूल। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि राइस वाटर स्टूल किस में देखने को मिलता है, तो मिलता है कोलेरा में। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कोलेरा का जो बैक्टीरिया है विब्रियो कोलेरा एक टॉक्सिन को बनाता है। जब विब्रियो कोलेरा जो वायरस है यहाँ पर इसका जब मल्टीप्लिकेशन होगा
तो इस वायरस के मल्टीप्लिकेशन के होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में एक टॉक्सिन बनेगा, तो उस टॉक्सिन को हम किस कैटेगरी का टॉक्सिन मानेंगे? ऑप्शन में एंडोटॉक्सिन, एंटेरोटॉक्सिन, हेपेटोटॉक्सिन या डी नन ऑफ दी अबव। तो बॉडी के अंदर ही ये टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड हो रहा है, जो वायरस है उसके मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो किस तरीके का टॉक्सिन होगा? ये होगा एंटेरोटॉक्सिन, बिकॉज ये बॉडी के अंदर ही बन रहा है। और यहाँ पर जो एंडोटॉक्सिन है और एंटेरोटॉक्सिन, तो एंडोटॉक्सिन का मतलब है कि सेल एसोसिएटेड बैक्टीरियल टॉक्सिन, जो कि जनरली जो भी ग्राम नेगेटिव पैथोजन होते हैं जैसे इकोलाई, साल्मोनेला, सीजिला, तो एंडो का मतलब यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन पर जो टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड होंगे वो क्या होंगे? एंडोटॉक्सिन। बट जो टॉक्सिन बॉडी के अंदर ही बनेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? एंटेरोटॉक्सिन। नेक्स्ट इज द कैंसर अराइजिंग फ्रॉम मेसोडर्मल सेल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द वेरियस कनेक्टिंग टिश्यू इज कॉल्ड। तो कैंसर जब मेसोडर्मल सेल्स में होगा, जो मेसोडर्मल सेल्स क्या करती हैं? बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू को बनाती हैं। तो यहाँ पर कौन सा कैंसर होगा जो कि मेसोडर्मल सेल्स का कैंसर कहलाएगा? ऑप्शन में कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा या फिर ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया को क्या कहा जाता है? ब्लड कैंसर। लिम्फोमा है जो लिम्फ नोड्स में होने वाला कैंसर। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा, मेसोडर्मल सेल्स में होने वाले कैंसर को क्या कहा जाता है? सार्कोमा। So is the right answer is B, sarcoma. Next is the poisoning caused due to ingestion of food contaminated by living bacteria is all except। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि फूड पॉइजनिंग होती है यदि कंटामिनेटेड लिविंग बैक्टीरिया को खाने के लिए, यदि फूड क्या है? कंटामिनेटेड है, जो भी लिविंग बैक्टीरिया है उनके द्वारा, तो सभी है बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है साल्मोनेला पॉइजनिंग, स्टेफाइलोकोकल, बोटुलिज्म और डी केमिकल पॉइजनिंग। तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि लिविंग बैक्टीरिया के द्वारा। तो केमिकल में क्या आएगा? तो लिविंग बैक्टीरिया नहीं होगा, बट जो साल्मोनेला, स्टेफाइलोकोकल और बोटुलिज्म, इनके द्वारा सबसे ज़्यादा फूड पॉइजनिंग होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी, केमिकल पॉइजनिंग। नेक्स्ट इज वेरिसेला वैक्सीन इज अ। तो वेरिसेला वैक्सीन किस तरीके की वैक्सीन है? ऑप्शन है किल्ड, लाइव एटेन्यूएटेड, इम्यूनोग्लोबुलिन और डी नन ऑफ दी अबव। तो वेरिसेला वैक्सीन किस कैटेगरी की वैक्सीन है? लाइव वैक्सीन है, तो आंसर होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीजल्स वैक्सीन इज। तो मीजल्स वैक्सीन को किस रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है? ऑप्शन है इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर या फिर ओरल। मीजल्स वैक्सीन को एडमिनिस्टर किया जाता है सबक्यूटेनियस रूट के द्वारा। नेक्स्ट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्स इज। तो मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? ऑप्शन में 0 to 1 वीक, 1 to 2 वीक, 2 to 4 वीक्स या फिर 5 to 8 वीक। तो जनरली जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है मम्स का, यदि वीक में पूछा जाता है तो होगा 2 से 4 वीक, मतलब कि 14 दिन से 28 दिन तक। बट यदि वीक में पूछते हैं तो 2 से 4 वीक, और दिन में पूछते हैं तो 14 दिन से लेकर 28 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। नेक्स्ट इज द एंटीवायरल ड्रग यूज्ड टू ट्रीट इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा का जो पॉजिटिव एजेंट है H1N1 वायरस, तो यहाँ पर H1N1 वायरस के थ्रू जो इन्फ्लुएंजा होगा तो उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी एंटीवायरल मेडिसिन हम देंगे? ऑप्शन है एसाइक्लोविर, ओसेल्टामविर, इम्यूनोविर, जिडोविडिन। तो यहाँ पर ये सभी मेडिसिन है जो एंटीवायरल है। जिडोविडिन तो HIV एड्स में दी जाती है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो, क्योंकि एक पर्टिकुलर डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए कभी कभी पर्टिकुलर मेडिसिन का भी यूज़ किया जाता है। तो इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है वो क्या है? ओसेल्टामविर और टेमीफ्लू। नेक्स्ट इज द क्लिनिकल फीचर ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के सभी क्लिनिकल फीचर हैं, बट किसी एक को छोड़कर। तो हमने 4 स्टेज पढ़ी है लेबर की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के सभी साइन है, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है एफास्टमेंट ऑफ सर्विक्स, कॉन्ट्रैक्शन एवरी 3 to 5 मिनट, मिनिमल डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट और डी सडन गस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के जो क्लिनिकल फीचर है वो क्या? एफास्टमेंट ऑफ सर्विक्स होगा, कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे एवरी 3 to 5 मिनट में, मिनिमल डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट भी होगा, बट जो सडन गस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग है कब देखने को मिलती है? जब प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट होने वाला हो।
तो ये किसका साइन माना, क्लिनिकल फीचर माना जाएगा? जब प्लेसेंटल एक्सपल्सन स्टेज होगी, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होगी। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी, सडन गस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग। नेक्स्ट इज क्राउनिंग अकर्स इन। तो क्राउनिंग कब देखने को मिलती है? ऑप्शन है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज या फिर फोर्थ स्टेज। तो क्राउनिंग देखने को मिलती है हमें कब? सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में। नेक्स्ट इज द इम्यूनिटी एन इंडिविजुअल डेवलप आफ्टर एक्वायरिंग एन इन्फेक्शन इज कॉल्ड। तो ऐसी इम्यूनिटी जब किसी इंडिविजुअल को इन्फेक्शन हो चुका हो उसके बाद इम्यूनिटी बनती है तो वो कौन सी इम्यूनिटी कहलाएगी? ऑप्शन है एक्टिव, पैसिव, हार्ड या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इम्यूनिटी कहलाएगी जब किसी इंडिविजुअल में इन्फेक्शन हो गया हो उसके बाद बनेगी, वो होगी एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट इज द इक्विपमेंट यूज्ड टू कैरी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वैक्सीन्स फॉर आउट रीच प्रोग्राम इज कॉल्ड। तो कौन सा इक्विपमेंट यूज किया जाएगा जब हम स्मॉल क्वांटिटीज में वैक्सीन को कैरी करना हो, किसी प्रोग्राम के लिए बाहर लेके जाना हो? एट प्रेजेंट में जैसे पोलियो वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है, 31 जनवरी से है, जो 2 फरवरी तक होना है। तो उसके अकॉर्डिंग सभी को याद रहना चाहिए कि स्मॉल वैक्सीन, यदि हमें स्मॉल क्वांटिटी में कम संख्या में वैक्सीन को कैरी करना है, किसी प्रोग्राम के तहत बाहर जाके वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराना है, तो कौन सा इक्विपमेंट यूज़ किया जाएगा? ऑप्शन है वॉक इन फ्रीजर, वॉक इन कूलर, वैक्सीन कैरियर्स या फिर डी आइस पैक। तो जो इक्विपमेंट यूज़ किया जाएगा वो होगा वैक्सीन कैरियर्स। स्मॉल अमाउंट क्वांटिटी में हमें वैक्सीन को कैरी करना है। नेक्स्ट इज द मेजर कॉज ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन यूजुअली बिटवीन द एज ऑफ 1 to 3 ईयर इज कॉल्ड। तो न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस है जो बच्चों में जनरली 1 से 3 साल की एज में हो, मतलब कि खाने पीने की कमी के कारण जो ब्लाइंडनेस होगी बच्चों में, न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस, तो उसका मेजर कॉज क्या होगा जब बच्चे की एज 1 से 3 साल हो? ऑप्शन है जीरोप्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस या फिर नन ऑफ दी अब। तो सभी आंखों की प्रॉब्लम है। तो जीरोप्थेल्मिया है जो क्यों होगा? न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस का जो सबसे मुख्य कारण है बच्चों में 1 से 3 साल की एज में, वो क्या होगा? जीरोप्थेल्मिया। नेक्स्ट इज द फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर इज कॉल्ड। तो फर्स्ट फीटल मूवमेंट जो मदर को फील होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं क्विकनिंग। नेक्स्ट इज ब्लड सैम्पलिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो यहाँ पर ब्लड सैम्पलिंग किस कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेट होंगे, कि इस केस में हम ब्लड सैम्पलिंग नहीं ले सकते हैं? ऑप्शन में है HIV पॉजिटिव वुमेन, थिक मेकोनियम, स्टेंड लिक्वर, अटिपिकल एंड एबनॉर्मल ट्रेसिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो ब्लड सैम्पलिंग है जो हम जिस कंडीशन में नहीं ले सकते वो होगा HIV पॉजिटिव वुमेन। नेक्स्ट इज अ फैमिली प्लानिंग मेजर ऑफ यूजिंग डायफ्राम और डच कैप इज कॉल्ड। तो फैमिली प्लानिंग के लिए जो हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करते हैं जैसे कि डायफ्राम और डच कैप, तो ये किस कैटेगरी की फैमिली प्लानिंग मेथड है? ऑप्शन में है नेचुरल, बैरियर, IUCD या फिर कैलेंडर मेथड। तो डायफ्राम और डच कैप, कॉन्डोम, में सब क्या है? बैरियर मेथड है। तो आंसर होगा यहाँ पर बी, बैरियर मेथड। नेक्स्ट इज any bleeding from or into the genital tract after the period of viability but before the birth of the baby is called। तो ऐसी ब्लीडिंग जेनाइटल ट्रैक्ट के थ्रू हो कब? पीरियड ऑफ वायबिलिटी, मतलब कि फीटस लाइव है बट बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी, बेबी डिलीवर नहीं हुआ है उसके पहले जो ब्लीडिंग हो, जनरली ये 22 वीक के बाद होती है, तो किस कैटेगरी की ब्लीडिंग कहलाएगी? ऑप्शन में एंटीपार्टम, इंट्रापार्टम, पोस्टपार्टम या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो पोस्टपार्टम हेमरेज कब कहलाएगा? ये कब होगा? आफ्टर डिलीवरी के बाद, जब मोर देन 500 ml ब्लड लॉस हो जाए। बट ब्लीडिंग कब हो रही हो? बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी, बेबी डिलीवर होने के पहले जो ब्लीडिंग हो रही हो, बट जो पीरियड ऑफ वायबिलिटी तक जो बेबी है जो पहुंच गया है और जेनाइटल ट्रैक्ट के थ्रू ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या कहलाएगी? एंटीपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट इज द वेरियस मेथड ऑफ इंट्रापार्टम फीटल मॉनिटरिंग इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो इंट्रापार्टम फीटल मॉनिटरिंग के लिए बहुत सारी मेथड यूज की जाती हैं बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में फीटल स्कैल्प स्टिमुलेशन टेस्ट, फीटल पल्स ऑक्सीमेट्री, फीटल ब्लड सैम्पलिंग, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। तो फीटल मॉनिटरिंग को इंट्रापार्टम पीरियड कहा है यहाँ पर। इंट्रापार्टम टाइम पर फीटल मॉनिटरिंग को, फीटल की सही तरीके से मॉनिटरिंग करने के लिए हम क्या क्या मेथड यूज़ करेंगे?
फीटल स्कैल्प स्टिमुलेशन टेस्ट, फीटल पल्स ऑक्सीमेट्री, फीटल ब्लड सैंपलिंग। बट ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन क्या है? फॉल्स लेबर पेन के साइन है। ये किसी भी तरीके की मेथड नहीं है, तो आंसर होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर इंजेक्शन अर्गोमेट्रिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो जब हम लेबर के लिए एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर की कंडीशन में हो तो इंजेक्शन देते हैं अर्गोमेट्रिन। तो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर में जो अर्गोमेट्रिन है कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगा, तो ये किस केस में कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगा? यदि किसी वुमेन को कौन सी कंडीशन हो तब अर्गोमेट्रिन को कॉन्ट्राइंडिकेट रखेंगे। ऑप्शन है प्रीमी ग्रेविडा, सीवियर एक्लेम्सिया, प्रोलॉन्ग लेबर या फिर डी नन ऑफ दी अबव। तो अर्गोमेट्रिन कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगा सीवियर एक्लेम्सिया की कंडीशन में। यदि एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर में उस फीमेल को जिसकी डिलीवरी हुई है उसके लिए क्या हो, सीवियर एक्लेम्सिया की कंडीशन हो, तब उस केस में हम अर्गोमेट्रिन नहीं देंगे। नेक्स्ट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट पास्ड इन विच ईयर। तो एमटीपी एक्ट कब पास हुआ था? तो ये पास हुआ था 1971 में। नेक्स्ट इज एक्शन टू प्रिवेंट एक्यूट ब्रोंकाइटिस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो क्या एक्शन लेंगे हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए? सभी लेंगे बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग, एनुअल फ्लू शॉट, वियरिंग अ प्रोटेक्टिव मास्क व्हाइल यूजिंग पेंट और सॉल्वेंट, इंटेक ऑफ हाई डोज ऑफ विटामिन सी। तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? बार बार हाथ धोएंगे, एनुअल हर साल फ्लू शॉट लेंगे और प्रोटेक्टिव मास्क पहनेंगे जब हम पेंट और सॉल्वेंट्स को यूज़ कर रहे हों। जो हम नहीं करेंगे वो क्या होगा? हाई डोज ऑफ विटामिन सी की ज़रूरत नहीं होगी एक्यूट ब्रोंकाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट इज सुप्राप्यूबिक पेन इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो सुप्राप्यूबिक पेन है जो किस कंडीशन में होगा? ऑप्शन है अपेंडिक्स, यूरिनरी एंड यूट्राइन कॉजेस, पेरिटोनियल कैविटी या फिर स्टमक। तो सुप्राप्यूबिक पेन होता है जनरली जब जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, यहाँ स्पेसिफिक जो पेन होता है जनरली वुमेन में होता है, ये मेंस्ट्रुएशन की कंडीशन में होगा जब ओवरी और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हुई हो। तो इस केस में क्या होगा? सुप्राप्यूबिक पेन होगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात करें तो आंसर होगा बी, यूरिनरी एंड यूट्राइन कॉसेस। तो जो सुप्राप्यूबिक रीजन है जिसको और क्या कहा जाता है? हाइपोगैस्ट्रिन। ये कहाँ का रीजन है? एब्डोमेन लोकेटेड बिलो द अम्बिलिकल रीजन। द हाइपोगैस्ट्रम और सुप्राप्यूबिक रीजन ऑफ द एब्डोमेन लोकेटेड बिलो द अम्बिलिकल रीजन। अम्बिलिकल रीजन के नीचे का जो पार्ट है जहाँ से जो प्यूबिक बोन्स के नीचे का और स्टमक के बीच का, तो जो बीच का पार्ट होगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जहाँ पर प्रेजेंट होंगे, तो वहाँ पर जो पेन होगा वो क्या कहलाता है? सुप्राप्यूबिक पेन। नेक्स्ट इज विथ एक्यूट लैरिंजाइटिस मस्ट बी एडवाइज्ड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो एक्यूट लैरिंजाइटिस में सभी चीज़ों की एडवाइस की जाती है बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है गार्गलिंग, यूजिंग पेन किलर, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, गिव रेस्ट टू द बॉयज, सो गार्गल विथ सॉल्ट वाटर। तो एक्यूट लैरिंजाइटिस में जो नहीं किया जाएगा वो क्या होगा? पेन किलर से गार्गलिंग करना, बाकी ये सभी किए जाएंगे। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द रिस्क फैक्टर ऑफ एक्यूट ब्रोंकाइटिस एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी रिस्क फैक्टर हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस के लिए किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है कॉन्टैक्ट विथ पर्सन हैविंग ब्रोंकाइटिस, ये भी रिस्क फैक्टर हो सकता है क्योंकि एक तरीके से कम्युनिकेबल प्रॉब्लम हो सकती है। एक्सपोजर टू स्मोक और केमिकल्स, डस्ट और एयर पॉल्यूशन, यूजिंग ड्रग्स दैट स्ट्रेंथन इम्यून सिस्टम। तो ऐसी मेडिसिन यूज़ करें जिससे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। तो यदि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो हमें किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होने के चांस कम रहेंगे। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? डी, यूजिंग ड्रग्स दैट स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्टर इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। तो आईपीवी एडमिनिस्टर करने के लिए सही रूट क्या है? ऑप्शन है इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रावीनस या फिर इंट्राडर्मल। तो जो रूट यूज़ किया जाएगा वैक्सीनेशन के लिए, आईपीवी वैक्सीनेशन के लिए, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन के लिए, वो क्या होगा? इंट्रामस्कुलर रूट। नेक्स्ट इज अ पेशेंट कम्स फॉर अ विजिट टू हेल्थ सेंटर विथ हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेंगुलेटिंग चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू शोल्डर, नेक, आर्म एंड जॉ। द पॉसिबल रीजन फॉर दिस।
एक पेशेंट आए हैं क्लिनिक पर, हेल्थ सेंटर पर, वो क्या कह रहा है कि चेस्ट पेन हो रहा है, रेडिएट हो रहा है शोल्डर से कहाँ तक, नेक, आर्म और जा तक, जबड़ों तक। तो ये किस कैटेगरी का पेन है? ऑप्शन है गैस्ट्रोइसोफेगल पेन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, निमोनिया या फिर एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो एमआई में जो पेन होता है क्या होता है, रेडिएट होता है लेफ्ट शोल्डर की तरफ से नेक, आर्म और जा की तरफ। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, डी, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिसीज इंक्लूड वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा एक है जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, इसको हम चेंज कर सकते हैं हार्ट डिसीज को लेके? तो दो तरीके के फैक्टर पढ़े हमने, एक तो मॉडिफाइबल जिसको हम चेंज कर सकते हैं, नॉन मॉडिफाइबल जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन में वेट, एंसेस्ट्री, एज या फिर जेंडर। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, वेट, ओबेसिटी, स्मोकिंग एंड एल्कोहलिज्म, इन सभी को हम चेंज कर सकते हैं। बट एंसेस्ट्री मतलब कि वंश, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ रहा है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। एज, जेंडर, तो इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ए, वेट है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ये क्या है, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रिशनल एनीमिया। इनमें से न्यूट्रिशनल एनीमिया का एग्जाम्पल क्या है? ऑप्शन है सिकल सेल एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक, थैलेसीमिया या फिर हीमोफीलिया। तो जो एग्जाम्पल न्यूट्रिशनल एनीमिया का है वो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन B12 की कमी के कारण। तो क्या हो गया, न्यूट्रिशनल एनीमिया। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, बी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। जो नेक्स्ट सीरीज थर्ड रहेगी उसमें इसका आंसर मैं आपको जरूर बताऊंगी। क्वेश्चन है, वार्निंग साइन एंड सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो हार्ट अटैक के लिए वार्निंग साइन सभी हैं बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पाल्पिटेशन, रिलीफ ऑफ चेस्ट पेन ऑन एक्सर्शन। तो गाइज ये थे टोटल 30 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।